नमस्कार, मैं राजन पांडे, आपका खास प्रोग्राम पॉलिटिकल सिग्नेचर में स्वागत है। चुनाव देश के किसी भी कोने में हो, राजनीतिक पारा बढ़ा रहता है, लेकिन यदि चुनाव देश की राजधानी दिल्ली में हो तो आप समझ सकते हैं राजनीतिक गलियारों से लेकर जनता के बीच का पारा कितना हाई रहता होगा। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर दावे और वादे कर रही हैं, तो वहीं एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं न्यूज़ 24 के मेट्रो एडिटर वरुण जी। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजन। जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के कई पॉलिटिकल लीडर, उसमें मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप से बाहर भी हैं बेल पर, लेकिन जिस तरीके से वो जेल से बाहर आए तो उनको क्या लगता है कि सिंपैथी वो गेन कर पाएंगे चुनाव में? देखिए, परिस्थितियां जो थी दिल्ली चुनावों की वो शुरुआती दौर में मुझे लगता है पिछले एक साल में बहुत बदली। और अमूमन होता यही है कि चुनावी साल में, खासकर जब इलेक्शन आने वाले होते हैं, उससे पहले ऐसे माहौल बन जाते हैं कि कहीं ना कहीं किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा। राजनीतिक दल उसी हिसाब से स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल गए, उससे पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया पहले से जेल में थे, सत्येंद्र जैन पहले से जेल में थे। और ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत इस बात की थी कि तमाम नेताओं के जेल जाने के बाद पार्टी की लीडरशिप संभालेगा कौन, और कैसे उन दिनों में जनता को ये समझाया जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है। शायद उस समय अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जो मेन रोल अदा किया वो था सुनीता केजरीवाल ने। और सुनीता केजरीवाल ने जगह जगह जाकर दिल्ली की महिलाओं के सामने कई बार तो आंसू भी बहाती वो नजर आई कि मेरे पति जेल में है, आपका भाई जेल में है, आप सोचिए उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने करी। तो इमोशनल टच लेने की कोशिश ज़रूर की गई, इमोशनली कहीं ना कहीं जनता को अटैच करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ चुनाव जब होते हैं ना, तो हर दिन हर सियासत बदलती नज़र आती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आज अभी जो 24 घंटे पहले के हालात हैं, कल जब चुनाव हो दिल्ली में तो उस समय क्या हालात होंगे, और परसों जब रिजल्ट आने की स्थिति बनेगी तब तक आते आते जनता ये सोचेगी किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, ये भी सोचती नज़र आएगी। तो आपका जो सवाल है उसमें साफ तौर पे कहा जाए तो सिंपैथी वोट बैंक की हम जो बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर में ये बात थी कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को सिंपैथी मिल सकती थी, बट क्योंकि इलेक्शन आया करीब तो वो सारी बातें धूमिल हो गई। जनता बहुत जल्दी भूलती है, वो भूल गई कि अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, मनीष सिसोदिया जेल गए थे। याद दिलाया बीजेपी ने कई बार, समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन फिर चुनाव आ गया फ्री की रेवड़ियों पर। एक योजना चलती है महिला सम्मान के नाम पर, जो मध्य प्रदेश से चलती है और झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में खूब चलती है, उनकी सरकारें वहाँ पर रिपीट भी होती है उसी के दम पर। तो उसी योजना के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लाई। तो क्या लगता है कि वो महिलाओं का जो एक इमोशन है उसको ले पाएंगे, गेन कर पाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा स्टेप था और मुझे लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल को जानते हैं वो कि कैसे, किस हालात में, किस परिस्थिति के हिसाब से दिल्ली की जनता को अटैक करना है। सबसे पहला बाउंसर उन्होंने तब मारा जब, मुझे याद है मेरे सोर्सेज बताते थे तब, कि बीजेपी उसी योजना को जो आपने जिक्र किया दिल्ली में घोषणा करने वाली थी अरविंद केजरीवाल से पहले। करीब 2 दिन पहले ये घोषणा होनी थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो घोषणा नहीं हो पाई। और अरविंद केजरीवाल को जब पता चला कि ऐसा स्थिति बन रही है, उन्होंने तुरंत, हालांकि ये बजट में सेंक्शन था, 1000 रुपये देने की बात थी महिला सम्मान योजना को लेकर, लेकिन उन्होंने तुरंत उस समय बीजेपी के 2500 की बात जब सुनी तो उन्होंने कहा नहीं, हम 2.5 तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 2100 रुपये कर दो। 1000 हमने पहले से दे रखे हैं, 1100 अब हमारी तरफ से होंगे। 2100 रुपये की घोषणा करके उन्होंने साफ तौर पर समझा दिया कि महिलाओं को कि अगर वोट बैंक की राजनीति को करना है तो अरविंद केजरीवाल के करीब आप आइए, कहीं ना कहीं उनको समझिए, उनकी राजनीति से अगर आप वाकिफ हैं, क्योंकि फ्री बिजली, फ्री पानी का वादा करके उन्होंने किया भी, तो वो सोच थी। एक और बात भी समझिए, इस स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। 22 लाख रजिस्ट्रेशन करवा दिए गए। 22 लाख महिलाओं को जोड़ने का काम उस समय कर दिया गया जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी। आपको याद होगा कि उपराज्यपाल के पास शिकायत गई, बीजेपी ने तमाम शोर मचाया, संदीप दीक्षित खुद शिकायत करके आए। तो वो जो 22 लाख महिला मतदाताओं को जोड़ने की जो कवायद थी, सोच थी, वो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी थी अरविंद केजरीवाल की, और उसने एक बड़ा मौसम बनाया दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के पक्ष में उस समय। लेकिन मैंने फिर कहा, इलेक्शन है, हर आदमी अपनी तरफ से घोषणा करता है, 2-3 दिन उसका असर रहता है, चुनाव तक आते आते कई बार वो असर कम हो जाता है, कई बार बढ़ भी जाता है, क्योंकि वही सेम घोषणाएं बीजेपी और कांग्रेस ने भी करी है। तो वो देखना होगा कि उसका कितना असर हुआ। लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक के तौर पे आप कह सकते हैं, शुरुआत में जिसने बल्ला उठाया, छक्का मारा, वही राजा, वही किंग कहलाता है। जी, एक प्रश्न ये है बड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार उठाती भी है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री चेहरा क्यों नहीं घोषित कर पाती, क्योंकि उस पर वो कहती कि ये तो बिन दूल्हे की बारात है, अगर आपके पास दूल्हा ही नहीं तो किसको बाराती कैसे जाएंगे वहाँ पर? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि दिल्ली में
दिल्ली में की सियासत में आज की डेट में अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई नेता नहीं है। मुख्यमंत्री जब तक रहे, उसके बाद उन्होंने जब कुर्सी छोड़ी, आतिशी को फिलहाल मुख्यमंत्री जब बनाया उन्होंने, तो ऐसी परिस्थिति में अगर दिल्ली की पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो चाहे बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, एक ऐसा नेता केवल अरविंद केजरीवाल है जिनने शीला दीक्षित को हराकर चुनाव सत्ता में काबिज हुए थे। अरविंद केजरीवाल के सामने कौन रहेगा, यही सवाल होता है। अब बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो हमेशा से रहती है कि संगठन को मजबूत करने के लिए नाम की घोषणा पहले ना की जाए, कहीं विवाद ना हो जाए, कहीं आपस में जो है बंटवारा ना हो जाए, वोटर्स के दिमाग में ये ना जाए कि पार्टी के अंदर फूट पड़ रही है, इसलिए नाम की घोषणा बाद में की जाएगी, विधायक तय करेंगे, उनके बाद सीएम तय किया जाएगा। और वो अमूमन हमने देखा भी है, चाहे वो हरियाणा के चुनाव से, महाराष्ट्र के, एमपी के, तमाम जगह, राजस्थान के चुनाव, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं बीजेपी सीएम फेस जो है वो तय नहीं करती और वो चेहरा नहीं बताती है। तो शायद यही परिस्थितियाँ उसके लिए पहले से बेनिफिट वाली हैं। जनता समझती है कि आपकी तरफ से सीएम चेहरा नहीं आएगा और इसीलिए जो है दिल्ली के चुनाव को भी उसी तर्ज पे लड़ा और उसी तर्ज पे लड़ती बीजेपी नज़र आ रही है। जी, जो यहाँ पर एक सिसमाल मुद्दा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उठाती रही कि जब लोग कोरोना में एडमिट हो रहे थे, अस्पतालों की कमी थी या ऑक्सीजन की कमी थी, तो अरविंद केजरीवाल का महल बन रहा था जिसे सिस महल उन्होंने नाम दिया और उसमें 45 करोड़ से ज़्यादा की रुपए खर्चा हुए। तो क्या ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको जनता के बीच ले गई और उस तरीके से वोट बैंक में तब्दील कर पाएगी? देखिए, मेरे हिसाब से ना शुरुआती दौर में बहुत कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से शीश महल, अरविंद केजरीवाल के संजय सिंह ने उस समय शीश महल जाने की स्थिति बनाई कि हम जा रहे हैं, हमें अंदर जाने दिया जाए। शीश महल, राजमहल की बात करने की कोशिश की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से कि राजमहल पीएम मोदी का है, अगर हमारा शीश महल की बात की जा रही तो राजमहल भी दिखाया जाए, है ना। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप किसी चुनावी मुद्दे को उठाते हैं और बीजेपी ने उठाने की कोशिश भी करी, मुझे लगता है शीश महल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल बैकफुट पे आए। वो इसलिए आए क्योंकि अगर आप जब उस जगह रहते हैं और आप पे आरोप लग रहे थे, आप तब भी जनता को दिखा सकते थे कि देखिए जी कहाँ यहाँ सोने की जो है वो चेयर लगी है, यहाँ कहाँ जो है वो गोल्ड की हमने प्लेटें बनवाई हैं, कहाँ हमने जो है वो स्विमिंग पूल बनवाया है, आपने तब नहीं दिखाया। इसलिए बीजेपी जब भी आरोप लगा रही थी अरविंद केजरीवाल बैकफुट पे आ रहे थे, इसलिए नई स्ट्रैटेजी बनाई गई कि हमने तो 45 करोड़ लगाए, पीएम मोदी का जो नया घर बन रहा है उसमें 1200 करोड़ 2000 करोड़ रुपए लग चुके हैं, वो दिखाया जाए। हमने तो कुछ नहीं करा, हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब क्योंकि वो घर में उनके पीडब्ल्यूडी के पास है तो वो दिखा नहीं सकते। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये ऐसा मुद्दा था जिसमें बीजेपी ने कम से कम 15 से 20 दिन तो एग्रेसिवली कैंपेन भी चलाया, एग्रेसिवली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और अरविंद केजरीवाल को डाउन करने की पूरी कोशिश भी करी। और मुझे लगता है कि शायद उस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बैकफुट पर थोड़ी बहुत आती नजर में आई। जी सर, एक बड़ा मुद्दा दिल्ली में हमेशा चलता है और चलना भी चाहिए। दिल्ली में क्या, प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में या देश में भी चलना चाहिए, जो महिला सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ 2013 में और उसके बाद से बहुत सारे अपराध महिलाओं के ऊपर हुए, तो ये मुद्दा लेकिन किसी चुनाव में फोकस्ड नहीं चल पाता। इसका क्या बड़ा कारण है? क्योंकि फोकस्ड कोई भी पार्टी इसको महिला सुरक्षा को लेकर फोकस्ड नहीं रहती और फ्री भी दुनिया भर की चीज़ों का अनाउंसमेंट करती है, लेकिन इस पर फोकस्ड क्यों नहीं रह पाती? देखिए, मैंने बहुत सारे इलेक्शंस कवर करे और दिल्ली का भी मेरा 7वां इलेक्शन है। मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव में इस बार कहीं ना कहीं फ्री वेज वाली जो स्थिति थी वो दिखती नज़र आई। फ्री की रेवड़ियाँ बांटने की बात नज़र आई, फ्री की तमाम पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने की बात नज़र आई। महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, नो डाउट, कई राज्यों में उठाया भी जाता है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अरविंद केजरीवाल ने शुरुआती दौर से शोर भी मचाया कि दिल्ली के अंदर 7 गैंग एक्टिव हैं, अमित शाह ध्यान दे, पीएम मोदी ध्यान दे, दिल्ली में क्राइम वॉर हो रही है, लगातार जो है गैंग्स एक दूसरे पर वो कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, लूटमार हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये आरोप ज़रूर लगे, ये बात उठाया भी गया मुद्दा, लेकिन मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिल्ली के अंदर सवाल उठाना और उसको फिर इम्प्लीमेंट करवाना और उसको कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की रणनीति में अरविंद केजरीवाल उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाए और उसे चुनावी मुद्दा नहीं बना पाए। शुरुआत में कोशिश की गई, लेकिन वो मुद्दे के तौर पे अभी फिलहाल ज़मीनी हकीकत में मुझे नज़र नहीं आता। बड़ा मुद्दा ज़रूर है और होना भी चाहिए, लेकिन ज़मीनी ग्राउंड लेवल पर मुझे लगता है कि शायद ये मुद्दा बहुत डाउन हो गया, क्योंकि यहाँ फ्री की रेवड़ियाँ, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, 2100 रुपये की महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, 7 साल के बाद जो है वो बुज़ुर्गों को इलाज किया जाएगा, ऑटो वालों के लिए 5 गारंटी, कोई 7 गारंटी, तमाम योजनाओं की बौछार कर दी। असल तस्वीर तो वो थी जिसमें आप रोज़गार की बात करते, आप बात करते दिल्ली के अंदर सड़कों की, आप बात करते हॉस्पिटल्स की, आप बात करते एजुकेशन सेक्टर की, आप बात करते महिला सुरक्षा की, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इन तमाम चीज़ों पर
छूता हुआ नज़र नहीं आया। उनको लगा कि बच लिया जाए साइड से निकल के, फिलहाल फ्री की रेवड़ियाँ बांट दी जाए, सियासत उसी ओर जा रही है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजन, और बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि दिल्ली वाले इस को देखें और दिल्ली के तमाम लोग जानें, और दिल्ली की पॉलिटिक्स जो है वो एक अलग दिशा में इस बार जाती नज़र भी आ रही है। चुनावों के बाद बहुत हद तक मुझे लगता है कि इस बार के इलेक्शन कुछ अलग होने वाले हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तीनों की तीनों कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से दमखम दिखाने की, और देखते हैं सियासत कहाँ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखने वाली बात ये होगी कि दिल वालों की दिल्ली के मन में क्या है, बदलेगी सरकार या फिर एक बार केजरीवाल। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।